नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं खास खबर। आज की खास खबर में चर्चा करेंगे फरीदाबाद को लेकर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। 10 सीट जीतने के लिए सभी पार्टी मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं मतदाताओं को लुभाने के लिए तरकश से तौर निकालकर अब सीधे निशाने पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का पूरा जोर रैलियों पर है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रचार में घोषणा पत्र के साथ स्थानीय मुद्दों को धुनाने के लिए जुटी हुई है। तो वहीं अब तक कांग्रेस घोषणा पत्र के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जाने वाले वादों को भी अभी से जनता के सामने रख रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां तक कह चुके हैं कि यह चुनाव लोकसभा के साथ प्रदेश की सत्ता के लिए भी है। जैसे जैसे आम चुनाव का दिन नजदीक आते दिखाई दे रहा है, तो वहीं सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं पार्टी के नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जोरों पर है। बीजेपी के साथ हरियाणा की सत्ता में रही जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने अब लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा छुड़ाने का नारा दिया है। इसके विपरीत बीजेपी का फोकस केवल कांग्रेस पर है। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज उनकी पार्टी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर कुछ भी शेष बचा नहीं है। तो वहीं उन्होंने फिल्म शोले के एक सीन का उदाहरण लेते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर टिप्पणी की है। तो वहीं मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपने समधी करण सिंह दलाल की भी लाज नहीं रखी। पिछले चुनाव में जो हुआ था, इस चुनाव में भी दोनों बाप बेटों के साथ होने वाला है। तो वहीं मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा और 11वीं नायब सिंह सैनी वाली विधानसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाने की बात भी कही है। आगे बढ़े उससे पहले आपको मनोहर लाल की ये बयान सुना देते हैं। तेरी और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 400 तो बहुत दूर की बात है, अगर 200 भी पार हो जाए वो बड़ी बात होगी। जनता के हाथ में है। दुष्यंत चौटाला तो ऐसे नेता बन गए हैं कि जैसे एक बार शोले फिल्म आता ना, जो किधर जाओ काफी मेरे पीछे आओ। अब उनकी पार्टी तो कुछ इधर गई कुछ इधर गई, तो पीछे मुड़ के देखे कुछ बताया नहीं है। बोलने का अधिकारी हुड्डा साहब ने करण दलाल के साथ क्या क्या किया सर? आपको पता मुझे क्यों पूछ रहे? समझी होने के बाद भी उनका अगर परिवारवाद का कुछ और विस्तार कर लेते, वो तो फंसे हुए बेटे में। तो मेरे बेटे को इस तरीके से बचा लो, बेटा आएगा। पिछली बार 2 का दुख हुआ था, इस बार भी बेटे का 1 का दुख तो होने वाला है। 9 के 9 भी हारेंगे और 2 जरूर हारेंगे, ऐसा बताया। सर, आपने एक नारा दिया है मंच के माध्यम से, 25 मई कांग्रेस गई, 4 मई कांग्रेस भाई, किस तरीके से? 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून आई भाजपा भाई। लेकिन कांग्रेस भी इसी तरह का नारा दे रही है, 25 मई भाजपा गई। कुछ सुन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता हमारी जो जनता हमारे साथ खड़ी है, जो उसको देखना है कि कौन जाएगा और कौन आएगा। आखिर ये तो जनता के दिल में हमारे प्रति जो प्यार है, वो तो 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया देखते हुए अपार जनसमूह जनता के बढ़ रहे हैं। अगर इस प्रकार की एक भी कोई रैली कांग्रेस की कहीं भी हुई हो, आप मान ला के दिखा दो। हमारी इस समय लगभग 70 रैलियां आज हो चुकी हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुरुक्षेत्र से हरियाणा के वरिष्ठ नेता। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उनका इंट्रोडक्शन आपको मैं करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता और जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ेंगे। आपके पास ही सबसे पहले विभा जी मैं आती हूं। जिस तरह से बयान हमने सुना मनोहर लाल जी का, उन्होंने एक बयान देते हुए शोले फिल्म का जो डायलॉग है उसका इस्तेमाल किया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेने चाहूंगी। उन्होंने कहा कि आधे इधर जाएं आधे उधर जाए, बाकी जो बचे मेरे पीछे आए। तो जब दुष्यंत चौटाला पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे कोई बचता ही नहीं है। विभा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको नमस्कार, सारे साथी प्रवक्ताओं को और दर्शकों को भी नमस्कार। इस टिप्पणी पर मैं 2 बातें बोलना चाहूंगी। पहली बात, ये उस नेता के बारे में बोल रहे हैं जिसने पार्टी तब स्टार्ट की जब उसे उसकी
अपनी INLD पार्टी ने निष्कासित किया था। बिना लोगों के, बिना किसी के, एक अकेले इंसान ने अपनी माता श्री नैना चौटाला जी के साथ पार्टी खड़ी की थी। तब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने इतनी पार्टी खड़ी की। तो अगर एक दो नेता चले भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोकसभा के लिए पूरे जोश होश में और एकदम से अच्छी एनर्जी के साथ पूरी तैयारी में है, और वो ग्राउंड पर दिख रहा है कि हमने बीजेपी को घर घर पहुंचा दिया वोट मांगने के लिए, गुड़गांव में, बाकी लोकसभा सीट में। और दूसरी बात, जो उन्होंने शोले का डायलॉग बोला, ठीक है ना, अगर उन्हें फिल्मी अंदाज में ये समझना है तो मैं ये बता देती हूँ कि किसानों को बीजेपी ने गांव वाले बना दिया है शोले के, और खुद गब्बर की सेना बन गए हैं। जो किसानों को, जैसे ही दुष्यंत जी बाहर निकले हैं गवर्नमेंट से, इन्होंने किसानों को रुला दिया है। मंडी ठप पड़ गई है, 300 का ज्यादा मॉइस्चर का उनसे भत्ता ले रहे हैं। कितना तंग करे किसानों को। तो अगर उनको प्रदेश को शोले मूवी की तरह चलाना है तो बोलो वो गब्बर की सेना लेके खड़े हुए हैं। और करनाल जो उनका अब हाल करेगी, करनाल में आपको पता है किसानों ने कैसा उनका कितना विरोध किया। जहां जहां जा रहे हैं, नायब साने जी की रैलीज खाली पड़ी हुई हैं। वो करनाल से उपचुनाव भी जीत जाए विधायक का तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो हमारे लिए बातें बोल रहे, पहले अपने गिरेबान में तो जान ले। अगर प्रदेश को इन्हें शोले मूवी की तरह चलाना है तो बोलो किसान लोगों के ऊपर प्लीज रहम कर ले, गांव वाले उन्हें ना। फरीदाबाद की हम बात करें, फरीदाबाद के लिए भी कह रहे हैं मनोहर लाल जी कि हमने तो इतनी रैलियां अभी तक कर दी है, कांग्रेस पार्टी तो कहीं, और जेजेपी पार्टी जो है, बाकी विपक्षी पार्टी, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है हमारे सामने। हाँ, तो तभी उनका पिछले 10 दिनों से 400 पार का नारा खत्म हो गया। कोई 400 पार की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें अपनी असलियत दिख गई है। आप ये भी तो देखिए, माननीय मोदी जी ने पिछले 10 दिन से 400 पार बोला ही नहीं है कहीं, क्योंकि असलियत दिख रही है ग्राउंड लेवल पर। और अब ये हालत है कि हरियाणा में पीछे से इन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। बोले या ना बोले, ऑफिशियली नहीं, पर हुड्डा जी ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वो पूरे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। जेजेपी ने पहले भी अपने बलबूते पर किया था कंटेस्ट इलेक्शन, अभी भी अपने बलबूते पर कर रहे हैं। हमारे सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हमारी रैलियां इतनी अच्छी जा रही है, जहां जा रहे भीड़ उमड़ रही है। माननीय नैना चौटाला जी 15 गांव में कल गई थी, कहीं विरोध नहीं था, कुछ नहीं था, भीड़ उमड़ी पड़ी थी, ठीक है। तो ये तो कहने की बात है, इनको अपनी ग्राउंड दिख गई है रियलिटी, तभी 400 पार का नारा इनका खत्म हो गया। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगी, जैसे कांग्रेस का नारा था 70 साल कि हम गरीबी हटाएंगे, बीजेपी का भी यही नारा रहेगा कि हम 400 पार जाएंगे। ना तो उनसे गरीबी हटी, ना ये 400 पार जाएंगे। इस बार भी आप देख लेना, और कोई ज्योतिषी की इसमें जरूरत नहीं है, 250 आ जाए इनकी सीट, बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, ये तो बड़े आरोप आपने लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए ऐसे कैंडिडेट उतार रही है। इसका जवाब जो हमें कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, नीरज गुप्ता, उनसे ही ले लूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मोनू पांचल, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट की सारी अपडेट हमें देने के लिए। मोनू, आपके पास आऊंगी मैं। फरीदाबाद की अगर बात करें तो वहां पर जनता का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? अगर हम बात करें लोगों की, तो लोग किस तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं? क्योंकि तमाम पार्टी अपने अपने जीत का दावा तो कर ही रही है, लेकिन लोगों की अगर बात करें तो लोग किस तरफ इस बार जो है रुझान देते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उनसे लगभग जो है वो कांग्रेस की लेकर के, चाहे वो जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, चाहे वो बीएसपी पार्टी की बात करें, तो सभी जो कैंडिडेट है वो अपने अपने नामांकन जो है वो भर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के अभी तक कोई नामांकन यहाँ पर भरा नहीं गया। वो लगभग 6 तारीख को जो है वो नामांकन भरा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अनाया मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में जो है सबसे ज्यादा जो मजबूत है वो कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियां यहाँ पर मजबूत जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार इन दोनों पार्टियों के जनता के बीच में, चाहे वो रैली की स्तर की बात की जाए, चाहे वो संपर्क की बात की जाए, चाहे तमाम लोगों से मुलाकात की बात की जाए, तो वो ये दोनों पार्टियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। वही बात की जाए तमाम पार्टियों की, चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, चाहे वो इनेलो की बात की जाए, चाहे वो बीएसपी की बात की जाए, तो इन पार्टियों की जो है वो जो अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो किसी तरीके की कोई हलचल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। उनकी किसी तरीके की कोई यहाँ पर रैली या बड़े स्तर पर कोई
जो समूह है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है वो लगातार यहाँ पर टक्कर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं जो है कल जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पहुंचे, यहाँ पर लोगों को संबोधित करा। काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जो तंज कसते हुए कहा शोले फिल्म का डायलॉग की आधे इधर जाइए और बाकी मेरे पीछे चलिए, तो वो सीधा कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला इस समय जो है वो अकेले दिखाई दे रहे हैं। उनके पास कोई कार्यकर्ता, कोई तमाम जिस तरीके से देखा जाए तो कोई नेता उनके पास नहीं बचा है। इस तरीके के डायलॉग यहाँ पर जो है वो जो देते हुए नजर आए। वहीं जो है कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए नजर आए कि देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा ने जो है अपने समझी यानी कि करणदार को जो है वो धोखे में रखा, उनको टिकट उनको नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं बाप बेटे यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2014 और 2019 में जो मात खाई है वो आने वाले समय में भी मात खानी पड़ेगी। तो इस तरीके के डायलॉग यहाँ पर जो है वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो बीजेपी की जो पार्टी है वो लगातार पूरे लोकसभाओं में जो जाकर के जो है वो यहाँ पर प्रचार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए तो अनाया यहाँ पर भी जो है लगातार कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आज भी कांग्रेस की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद की लोकसभा में कई जगह जो है बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर रखे गए हैं। तो तमाम पार्टियां जो है लगातार जनताओं के बीच में पहुंच रही है। वहीं आज जीरो ग्राउंड की बात की जाए तो तमाम जेजेपी या इनेलो या फिर बीएसपी की बात की जाए तो इनका जो है वजूद यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी सोना ठीक है, आपके पास लौटूंगी फिर से। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, इसी पर अब टिप्पणियां लेना चाहूंगी, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नीरज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। और अभी विभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है बीजेपी का, इसलिए इस तरह के जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतार रही है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर आप हमें थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारी पार्टी के बारे में आप इनको पता नहीं कौन से चश्मे से देख रहे हैं कि हमारी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बाकी इनको ज्यादा ज्ञान है हमारी पार्टी के बारे में, ये खुद ही ज्यादा सपोर्टिव है क्योंकि गठबंधन में रहे हैं 4.5 साल। मुझे लगता है इन्होंने ऐसे उतारे हैं जो उनको बीजेपी सपोर्ट करें। इनको कहने से पहले सोचना चाहिए। रही गब्बर के शोले की बात, खट्टर साहब बोलते हैं आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। जब सरकार बननी थी ना 40 सीटों पर आगे, तो खट्टर साहब बोले आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, पीछे कोई नहीं मिला। बाद में बीजेपी मिली, उसके समर्थन से सरकार बना ली। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अभी आप देखना मैडम जी, ये इनसे अंडरटेकिंग लो, ये बाद में इलेक्शन के बाद दोनों एक हो जाएंगे। अभी आप देखना दोबारा गठबंधन हो जाएगा। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गठबंधन तोड़ा है। जिस छोटी पार्टी ने 4.5 साल मिलाई खाई है और सारे अधिकतर पोर्टफोलियो सारे डिप्टी सीएम पहले तो हम गठबंधन में थे और अब जब जैसे गठबंधन टूटा तो एक दूसरे के एकदम दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे पर वार करते नहीं थक रहे हैं ये दोनों। मैडम 4 महीने तो हुए हैं, 2 ही तो महीने हुए, दुश्मन कहाँ से बन गए। अब जब सरकार सत्ता खाने की लालच आएगी, जब सरकार बनाने का टाइम आएगा तो फिर एक हो जाएंगे। या तो ये सभी आज आपके चैनल से घोषणा करें, मेरी जज्बा के प्रवक्ता साथी, कि हम गठबंधन नहीं करेंगे इनसे, ये अभी अंडरटेकिंग दें, चाहे कुछ भी हो जाए इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। ये देंगे ऐसा बयान? बिल्कुल नहीं दे सकती। वो तो दुष्यंत चौटाला जी डिसाइड करेंगे। ये सिर्फ सत्ता के लोग ही हैं, सिर्फ सत्ता के लोग ही हैं। रही मैं अपनी पार्टी की बात करना चाहूंगा, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। हमने पार्टी के मजबूत गठबंधन उतारे हैं, मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, जब के मुकाबला करेंगे, ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं ये नहीं कह सकता हम 10 सीटें जीतेंगे। 10 सीटों को भी पार्टी नहीं जीतेगी, ना बीजेपी जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना जनता जीतेगी, कोई भी ना लो, कोई पार्टी मिली जुली सीटें आएंगी। आप देखना तो इंडिया गठबंधन मजबूती से सामना करेगा। भाई 400 का नारा, 400 के पार के नारे की हवा निकल चुकी है। 400 के नारा तो आप दूर दूर तक है, 200 सीटों पे समझ जाएंगे, मेरे हिसाब से 200 सीटों निकल जाएंगे। अच्छा, क्योंकि जो 400 का नारा एक और टिप्पणी की गई है मनोहर लाल जी के द्वारा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने संबंधी करण दलाल को ही नहीं बख्शा, उन्होंने उनको ही टिकट नहीं दिया। तो क्या हुआ? तो एक तरफ तो परिवारवाद का करते हैं, एक तरफ तो वैसे परिवार का नारा देते हैं। ये डबल प्रैक्टिस कैसे? अरे उनको बयान देते, खट्टर जी को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो आप परिवारवाद पे हमला करते हो, अब उनको टिकट नहीं तो कह रहे परिवारवाद को टिकट नहीं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? पहले मुख्यमंत्री खट्टर जी अपने दिमाग का इलाज करें, उनको बोलना क्या है? या तो परिवारवाद पे बोला, जब परिवार पे हम प्रहार करते हैं तो कह रहे इनको टिकट नहीं दी। ये क्या बात हुई? अगर मैं ये कहना चाहूंगा यूपी से ब्रिजभूषण को टिकट, ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दी तो वो परिवारवाद नहीं है। ब्रिजभूषण यौन शोषण का आरोपी था खिलाड़ियों का, आज उसके लड़के को टिकट के दे के
करोड़ों लड़कियों के साथ इन्होंने धोखा करा, इनको शर्म नहीं आती ये चीज कहते हुए। और वैसे चैनल पे कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस परिवारवाद का दूसरा नाम है। जब हम परिवारवाद को नहीं अपनाते, कोई पढ़ाई करते तो उन्हें तकलीफ होती है। ये कैसा दोहरा चित्र है। चले ठीक है, तमाम आरोपों का जवाब राजवीर रोहिला जी से लूंगी। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम आपने अगर बातें सुनी होंगी तो विभा जी ने भी आरोप लगाए हैं और नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी के लेकर कि परिवारवाद आप एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अपने समधी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। सभी को राम राम, आपके दर्शकों को राम राम, अनाया जी आपको भी राम राम। अभी जो जसपा की मेरी बहन है विभा जी, इनको पता नहीं इनकी पार्टी का मतलब क्या हालात हो चुका है। इनके नेता और कार्यकर्ता सभी छोड़ के भाग रहे हैं। अभी भी मतलब कल भी छोटा किसी ने, परसों भी। अब तो हालत ये होगी कि इनका प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस ज्वाइन कर गया। तो ये बहन जी को इनको एहसास ही नहीं कि तुम्हारे पास पता ही कुछ नहीं, जनता ने इनको आईना दिखा दिया, ठीक है ना। तो इनके पैरों के नीचे जमीन ही है, लेकिन इनको यकीन नहीं है। तो इनका जो अहंकार है, अहंकार के कारण इनकी पार्टी खत्म हो गई और 2021 से पार्टी टूटने लग रही है बिल्कुल लगातार, ठीक है ना। तो बहन जी अपनी पार्टी को आप देखो, आपका तो आपकी बार जो है ना, आपका ये चाबी का निशान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी हर जगह जमानत जब्त होगी। हर हल्के में आपको 1000-2000 वोट मिलेंगे मैक्सिमम, बस, ठीक है ना। कोई, क्योंकि जनता ने आपको नकार रखा है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस से है कहाँ आज? कांग्रेस सिर्फ बाप बेटे की पार्टी है, जहां जिसने लगातार इन लोगों ने ठिकाने लगाने का काम किया। तो जिस दिन से हुड्डा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन से ही इन्होंने इनके नेताओं को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया था। चाहे वो धर्मवीर सिंह हो, चाहे वो रमेश कौशिक हो, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे एसी चौधरी हो जो इनके फरीदाबाद से आते हैं, ठीक है। आज सिर्फ ये बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई। जनता सब समझ रही है, जनता को पता है इस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। मैं दावे से कहता हूं 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 तारीख को फिर हम मिलेंगे, फिर आपको मिठाई खिलाएंगे, ठीक है ना। और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपकी पार्टी का जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया 70 सालों में, जो इन्होंने डिलीवर किया, वो डिलीवरी ही इनकी मुसीबत बन गई है अब। ये विभा जी इसी पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि जैसे कांग्रेस 70 सालों से कहते रहे कि गरीबी हटाएंगे, वैसे बीजेपी का 400 पार जो नारा है वो भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करेगी, क्योंकि हरियाणा में 10 की हम हरियाणा की जो जनता 10 की 10 सीटें देने का काम नरेंद्र मोदी जी को करेगी। और ऐसे ही हर स्टेट में हमारी आंधी आई हुई है बिल्कुल। पूरा भारत नरेंद्र मोदी में बना हुआ है। ठीक है। राजवीर जी आप हमारे साथ बने रहिए। मोनू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मोनू, अगर फरीदाबाद की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर जो है सबसे पहले उनके नाम की घोषणा की गई थी बीजेपी के द्वारा। तो अगर बात करें पिछले उनके कार्यकाल की, तो 10 साल से उनका कार्यकाल भी फरीदाबाद में रहा है। तो अगर बात करें लोगों की, जनता की, तो लोग इस बार सांसद को देखकर वोट देने की इस बार मुद्दा बना रहे हैं, या फिर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने के लिए जो है वोटर्स पहुंचेंगे मतदान करने के लिए? देखिए अनाया, अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात की जाए तो फरीदाबाद लोकसभा में जो है वो केसरपाल जो है 2 बार जो है वो यहाँ पर जो है सांसद रह चुके हैं। तो उसके बाद जो है तीसरी बार जो है बीजेपी पार्टी ने जो उन पर भरोसा करके जो है वो तीसरी बार जो है वो टिकट दे करके जो है भरोसा यहाँ पर जताया है। लेकिन बात की जाए तो अनाया, सबसे ज्यादा जो फरीदाबाद के जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जगह पर जो है वो जो प्रत्याशी है बीजेपी के केसरपाल गुर्जर वो लगातार जनताओं के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो महत्व यानी कि जीत का जो हार जीत का जो फैसला जो करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र और स्लम बस्ती जो है वो यहाँ पर जो है वो की जाती है। लेकिन सेक्टरों की बात की जाए तो सेक्टरों में इतनी पोलिंग नहीं हो पाती जितने ग्रामीण क्षेत्र और स्लम बस्तियों में हो पाती है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से केसरपाल गुर्जर ने जो है तिरपत गांव जो है वो गोद ले रखा था, उस तिरपत गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, किसी तरीके के रोड वहां पर पक्के नहीं हुए। तो तमाम चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे फरीदाबाद में जो है मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है वो वोटिंग यहाँ पर की जाएगी। चाहे वो जो है तमाम चीजों को लेकर के बात की जाए, चाहे वो नाहरसिंह स्टेडियम को लेकर के बात की जाए, चाहे वो तिरपत गांव को लेकर के बात की जाए, चाहे वो लोग जो है कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है लगभग 7-8 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनको कट नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम जगह अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है कई बार जो है वो जो केंद्रीय मंत्री केसरपाल गुर्जर है उनसे जो है वो गुहार लगा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जो जनता का जो माहौल है
वो अलग जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी है तो सिर्फ एक प्रत्याशी से नाराजगी है, आखिर प्रत्याशी ने किस तरीके के काम यहाँ पर कराए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता के बीच में अनाया पहुंच रहे हैं तो जनता जो है उनसे सवाल यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और जनता से भी यही पूछती है कि जितने भी विकास कार्य जो है वो केंद्रीय जो प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर वो गिनाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार फरीदाबाद में कितना विकास उन्होंने कराया, फरीदाबाद के लिए क्या कुछ लेकर के आए, फरीदाबाद में क्या कुछ बच्चों के लिए रोजगारों के लिए करा, तो इस तमाम चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो बनाया सबसे ज्यादा मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वोटिंग हासिल करने का काम यहाँ पर करेगी। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो बनाया कुछ ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी केसरपाल गुर्जर है उससे अच्छे खासे नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर जब से टिकट मिली है अनाया केसरपाल गुर्जर को, जब से लेकर के आज तक की बात की जाए तो अभी तक जो है मोहना गांव में जो है किसी तरीके का कोई रैली या लोगों की जनताओं के बीच में जाना पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं पहुंचे, क्योंकि गांव के लोगों ने कह रखा है कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का जो है यहाँ पर आना सख्त मना है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो भी ऐलान ग्रामीण क्षेत्रों ने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब के जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशियों को देख करके बात की जाए तो अनाया सबसे ज्यादा मुकाबला जो है वो प्रत्याशी के अंदर देखा जा रहा है। क्या एक तरफ महेंद्र प्रताप है कांग्रेस के, उनकी अच्छी जो है छवि जो वो साफ यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि उन्होंने संन्यास जरूर राजनीति से ले लिया लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उन पर जो है विश्वास जताया है। और जिस तरीके से छवि की बात की जाए तो महेंद्र प्रताप की अच्छी छवि यहाँ पर बताई जाती है। तो इसको लेकर के अगर देखा जाए तो मुकाबला जो है वो कांटे का यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं आने वाला वक्त और देखा जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए चाहे जमीनी स्तर की बात की जाए तो आखिरकार किस तरीके से किस करवट ऊट बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। जी अनाया। ठीक है मोनू, तमाम बातें आपने हमारे साथ साझा की ग्राउंड जीरो से। अब सभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के पास आऊंगी, फाइनल कमेंट आप सभी से लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी। सबसे पहले विभा जी आपके पास आऊंगी। हमें राजवीर जी ने अभी कहा कि जेजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है ग्राउंड पे, वो चाहे कितनी भी बातें कर ले, लेकिन दुष्यंत चौटाला अकेले इस बार ग्राउंड पे रह गए हैं। पहली बात तो मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछूंगी, इस बात को तो मैं बाद में जवाब दूंगी। इन्होंने किसानों की बात नहीं की जो मैंने किसान के लिए बोला, हरियाणा के किसानों के लिए। इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हरियाणा के लिए क्या करेंगे लोकसभा में जाके। इन्होंने सिर्फ एक बात बोली, मोदी जी के नाम के हमारे वोट आएंगे। और आज की डेट में मोदी जी भी उन लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसे नवीन जिंदल जी हो गए जो कोल स्कैम में जिन्होंने उनको खुद इतना बदनाम किया था। उसके बाद प्रज्वल के लिए वो वोट मांग रहे हैं कर्नाटका में, जहां बीजेपी और जेडीएस का जो कैंडिडेट है 3000 रेप केसेस उसके ऊपर है। तो मोदी जी के नाम का कब तक वोट मांगेंगे? ग्राउंड रियलिटी पर आए। हर लोकसभा में हालत बुरी ही पड़ी है। आप गुड़गांव में देख लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी को घर घर वोट मांगने पर हम मजबूर कर देंगे। राव इंद्रजीत जी जो 10 साल से नहीं आए थे गुड़गांव लोकसभा में, उन्होंने राहुल फाजिलपुरिया जी के सारे प्रोग्राम्स के बाद उन्होंने भी गांव गांव जाके अब प्रचार करना शुरू कर दिया। तो मैं तो इनसे यही बोलूंगी, ये हरियाणा की बात करें, हरियाणा के विकास की बात करें, किसानों की बात करें, उसकी बात नहीं करते। इन्हें जेजेपी कहीं नहीं दिख रही, जबकि जेजेपी की वजह से ये घर घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। तो इनसे बताइए कि अब क्यों घर घर जा रहे हैं, ये मजबूर क्यों हो गए हैं हर जगह। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नीरज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। महेंद्र जी जो है एक स्ट्रांग दावेदार बताए जा रहे हैं फरीदाबाद में, अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी के सामने, लेकिन आप लोगों के क्या मुद्दे और क्या रणनीति इस बार रहने वाली है, बात करें अगर चुनाव को लेकर तो जल्द से जल्द बताइएगा। फाइनल कमेंट। जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे महेंद्र प्रताप जी, वो बीजेपी कैंडिडेट तो बहुत भारी टक्कर दे रहे हैं। पहले बीजेपी कैंडिडेट कहते थे मैं 10 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा, जब तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी। वो हवा निकल गई। अब तो दिन रात उनको महेंद्र प्रताप जी सपने में दिखाई देते हैं। अब तो जीत हार का अंतर हजारों में रह गया, और जिस हिसाब से महेंद्र प्रताप जी को जन समर्थन मिला है उस हिसाब से महेंद्र प्रताप जीतेंगे। देखिए, मैं हैरानी स्थिति में प्रकाश डालना चाहूंगा, हरियाणा में जब तक खट्टर की सरकार रही, हरियाणा में कोई कर्मचारी वर्ग है तो इन्होंने ना पिटाओ लाठियों से भाग जाए, चाहे आंगनबाड़ी हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी रोडवेज कर्मचारी हो, कुछ भी। और 750 किसान के हथियार है।
जिनको मार रहे हैं उनकी आत्मा भी ठीक है नीरज जी, हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। और राजवीर जी, आपके पास में नहीं लौट पा रही हूं क्योंकि समय की हमारे पास पाबंदी है, फिर से आपसे कभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मोनू, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर जुड़ने के लिए। और जाने से पहले मैं आपसे एक राय साझा करना चाहूंगी। देखिए, राजनीति में रिश्ते होते हैं एक नेता का दूसरे नेता से, तो वहीं एक पार्टी का दूसरी पार्टी से गठबंधन वाला रिश्ता भी होता है, लेकिन रिश्तों में भी राजनीति होती है। ये तस्वीर 2024 की चुनावी बिसात पर हम कहीं ज्यादा साफ तौर पर देख सकते हैं, और सवाल सीधे तौर पर सत्ता का है। तो फिर क्या परिवार और क्या रिश्तेदार? चुनावी मैदान में सब एक दूसरे के सामने हैं, और रण के मैदान में नेता इस बार सभी रिश्ते नातों को पछाड़ते नजर आ रहे हैं, और यही कुछ तस्वीरें हम इस बार भी चुनाव में देख रहे हैं। लेकिन अगर वार पलटवार में इसी तरह से हास्यास्पद बनी रहे तो हमारे लिए भी बेहतर है और जनता के लिए भी बेहतर है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।